बेटा तो अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं. दैट इज एग्जांपल में देखो कि इफ x इज ग्रेटर देन 0 and the fourth term in the expansion of this has maximum numerical value, find range of x. मतलब इसके पहले जो हमने देखा था कि हमने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का तरीका देखा था कि भाई मेरे पास अगर n x और a गिवन है तो मैं किस तरीके से न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकाल सकती हूँ. ठीक है, तो दिस हैज मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू अगर इसकी बात की जाए. ठीक है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे अब उल्टा किया गया, मुझे बता दिया गया कि फोर्थ टर्म का मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू है, मुझे ये बता दिया गया है. अब मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई एक्स की रेंज क्या है. अच्छा, इन्होंने यही कहा है कि सिर्फ फोर्थ टर्म का मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू है. तो इससे हमें क्या समझ में आता है बेटा, सोल्यूशन देखो भाई. अगर फोर्थ टर्म का मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, तो इन दैट केस T4, अगर मेरे पास फोर्थ टर्म न्यूमेरिकल वैल्यू अगर मैं देख रही हूँ तो T4 की वैल्यू क्या होगी. मैं अगर इसमें से देखूं तो 10C3 2 to the power 7 3 by 8x to the power 3, ये है T4. ठीक है, तो 10C3 इंटू 2 to the power 7 इंटू 3 by 8x होल टू the power 3, ये मेरा T4 दैट इज फोर्थ टर्म है. अच्छा, इन्होंने x पॉजिटिव दे रखा है तो ये तो पॉजिटिव होता ही है क्योंकि ये नंबर ऑफ वेज होता है बेटा. तो NCR जो होता है, जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा और इंटीजर भी होगा क्योंकि वो तो नंबर ऑफ वेज होता है. 2 to the power 7 भी नंबर ऑफ, मतलब ये भी पॉजिटिव होगा. 3 by 8 to the power 3 भी पॉजिटिव होगा और x क्योंकि पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, इसलिए मॉडुलस नहीं लगाया मैंने क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव ही है तो मॉडुलस लगाने की क्या जरूरत है. अच्छा, अब ये अगर मेरा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि जो T4 है, जो T4 है, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रही हूँ, वो T5 से बड़ा है और वो T3 से भी बड़ा है. जो T4 है वो T5 से भी बड़ा है और T3 से भी बड़ा है, दोनों से बड़ा है. ठीक है, तो ये जो T4 है ये T3 T5 दोनों से बड़ा है. ठीक है, तो अब इसको देखो, गौर से देखो इस चीज को कि यहाँ पे T4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 10C3 2 to the power 7 3 by 8 x का क्यूब, ये ग्रेटर देन T5 है तो T5 क्या होगा, 10C4, ठीक है, 2 to the power 6 3x by 8 whole to the power 4, this is greater than 10C2 2 to the power 8 3 by 8 x whole square. अब ये T4 को मैंने T3 और T4 से T5 से बड़ा लिया क्योंकि वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म था, तो ऑब्वियसली T3 से भी बड़ा होगा और T5 से भी बड़ा होगा, मतलब अपने आस पड़ोस से बड़ा होगा. अच्छा, एक चीज देखो, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है कि मैम आपने T3 T5 ही क्यों लिया, आगे T6 से भी ये बड़ा होगा, T7 से भी बड़ा होगा, T8 से भी बड़ा होगा, T2 से भी बड़ा होगा, T1 से भी बड़ा होगा सबसे, तो आप सिर्फ T3 T5 ही क्यों ले रही हैं. बेटा इसका रीजन जो हमने प्रूव किया था उस पे है. आपको याद होगा कि हमने जब देखा था तो ये देखा था कि अगर ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है तो उसके बाद के जितने टर्म्स है वो एक धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे होते हैं, इनकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही होती है. और इधर देखें तो ये T3, ये T2, ये T1, ये धीरे धीरे इधर भी बढ़ा होता है. तो ये जो T4 है मेरे पास, ये जो T4 है ये दोनों तरफ से मेरे पास सबसे ज्यादा है. ठीक है, तो मैं अगर T3 और T5 से कंपेयर कर लेती हूँ जो एकदम इसके नेक्स्ट नेबरहुड में है,
तो ऑब्वियसली ये तो मुझे पता है कि इन सब से बड़ा तो है ही वो T3 इनसे बड़ा, T5 इनसे बड़ा, तो इनमें जो सबसे बड़ा है उससे बड़ा, इनमें जो सबसे बड़ा है उससे बड़ा, तो इसीलिए हम दोनों साइड ये चेक कर लेते हैं। अब कोई बोलेगा कि क्यों मैम मैं T4 और T2 देख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि T4 तो T2 से बड़ा ही है, बिल्कुल। लेकिन अगर ये कंडीशन तुम देखोगे बेटा, तो T4 T2 से बड़ा अगर सिर्फ ये देखते हो, तो ये तुम्हें कैसे पता चलेगा कि T3 से बड़ा होगा कि नहीं, मतलब T4 को तुम T3 से कैसे कंपेयर किए, तुमने तो सिर्फ इन दोनों को कंपेयर कर लिया। फिर इसका अलग से करो कि T3 भी T4 से कम है, तो इसको अलग से करो, इसको अलग से करो, फिर इसको करो, इसको करो, इतने सारे सारे क्यों करना, जब प्रूफ में हम पहले ही देख चुके हैं कि मुझे ये पता है कि T3 की वैल्यू T2 से ज्यादा होती है और T5 की वैल्यू T6 से ज्यादा होती है, तो मैं सिर्फ इन दोनों से इसको कंपेयर कर लू ना, तो मेरा रेंज आ जाएगा। क्योंकि अगर T2 से कंपेयर किया मैंने, तो फिर मुझे T3 से फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी बड़ा चाहिए मुझे। लेकिन एक बार अगर T3 से कर लेती हूं, तो ये तो अंडरस्टूड है कि वो T2 से बड़ा है। तो अब बस ये अगर आपको क्लियर है, तो यहां से हम ये कर सकते हैं कि बस अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की रेंज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर देखें 10c2, तो 10 into 9 upon 2 factorial into 2 to the power 8 into 3 square। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 to the power 6 x square आ गया। 10c3 को लिख सकती हूँ 10 into 9 into 8 upon 6 into 2 to the power 7 3 to the power 3 और 2 to the power यहाँ पे हो जाएगा 9 x क्यूब। फिर आ जाएगा 10 into 9 into 8 into 7 upon यहाँ पे 4 into 3 into 2 into 1 into 2 to the power 6 3 to the power 4 upon 2 to the power 12 x to the power 4। ये अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए, चलो देखें। पहले तो ये हटाओ, यहाँ पे 2 स्क्वायर बचा, ये हटाया तो यहाँ पे अब नीचे में 2 स्क्वायर बच गया, ये हटाया तो यहाँ पे 2 to the power 6 बच गया। ठीक है, अब 10 into 9 10 into 9 10 into 9 ये सब हट गया। ठीक है, अब इसमें ये 2 भी हट गया। ठीक है, यहाँ पे ये 3 क्यूब था, तो यहाँ पे भाई एक ये तो ये 4 हो गया, और यहाँ पे ये इंटू 3 स्क्वायर, तो ये 3 और ये गया, तो यहाँ पे 2 आ गया, और ये 2 और ये 2 तो पहले ही जा चुके हैं। ठीक है, ये 2 स्क्वायर और ये 4 गया, और इधर अब देख लिया जाए तो क्या क्या है, 2 to the power 6 है भाई, पहले तो ये हटा दो। ठीक है, और तो कुछ ये 3 गया, तो यहाँ पे 3 क्यूब आ गया, और तो कुछ हटता हुआ नहीं दिखता। तो अब मेरे पास क्या बन गया, ये 9 तो 2 18 x स्क्वायर इज लेस देन 9 x क्यूब। सॉरी, यहाँ पे ये साइन उल्टा है बेटा, एंड दिस इज ग्रेटर देन 7 अपॉन 2 to the power 6 2 to the power 6 मतलब 64 and into 3 cube, that is 27 x to the power 4। ये आ गया, सिंप्लीफाई कर दिया तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, और x स्क्वायर x पॉजिटिव है तो कैंसिल कर सकते हो बेटा, तो यहाँ पे आ गया 2 लेस देन x ग्रेटर देन, यहाँ पे 721/64 x स्क्वायर। अब ये x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड x शुड बी ग्रेटर देन दिस, तो सॉल्व कर लो। तो x शुड बी ग्रेटर देन 2 एक आया, दूसरा आया x शुड बी ग्रेटर देन 21/64 x स्क्वायर, तो एक x कैंसिल कर दिया, तो x इज लेस देन 64/21, तो x इज लेस देन 64/21 एंड ग्रेटर देन 2,
ये आ गया मेरे पास। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, ठीक है। बेटा नंबर ऑफ रैशनल एंड इरेशनल टर्म्स, जैसे मान लो मुझे कोई एक एक्सपेंशन दिया है कि 7 का पावर 1/2 प्लस 6 का पावर 1/3 होल का पावर मेरे पास 10 दे दिया इन्होंने, ठीक है। और मुझसे कहा कि भाई पता करो कि इसमें कितने रैशनल टर्म्स हैं और कितने इरेशनल टर्म्स हैं, मुझसे ये कहा गया। तो अगर मुझसे नंबर ऑफ रैशनल और इरेशनल टर्म्स का के बारे में पूछा जाता है बेटा, तो रैशनल टर्म्स या इरेशनल टर्म्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखो ये 7 टू द पावर 1/2 है या 6 टू द पावर 1/3 है, तो यहाँ पे जो मेरे पास 7 का पावर 1/2 या 6 का पावर 1/3 है, ये वैल्यू मुझे ये देखनी पड़ेगी कि इसका पार और इसका पार मेरा इंटीजर हो जाए। भाई रैशनल अगर चाहिए मुझे, तो जो भी टर्म 7 का आए उसका पार इंटीजर, 6 का टर्म जो भी आए उसका पार इंटीजर हो जाए। तो अब अगर मैं देखूं कि टी आर प्लस 1, अगर इसकी बात की जाए, ठीक है, आर प्लस 1th टर्म की बात की जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 10 सी आर जनरल टर्म पहले लिख रही हूँ, 7 टू द पावर 10 माइनस आर बाई 2 इंटू 6 का पावर आर बाई 3, ठीक है। 7 टू द पावर 10 माइनस आर बाई 2 इंटू 6 का पावर आर बाई 3, ठीक है। अब मुझे ये इंटीजर चाहिए, ये इंटीजर चाहिए। तो अगर ये इंटीजर चाहिए तो अब गौर से देखो कि भाई r बाई 3 मतलब r शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3, इससे ये इंटीजर अगर चाहिए पार तो r मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक जा सकती है, r की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक जा सकती है। तो r क्या क्या हो जाएगा, मेरे पास r 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3, तो ये 4 वैल्यूज हो जाएंगी। अच्छा अब इसी r के लिए ये भी इंटीजर होना चाहिए, इसी r के लिए ये भी इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर उसको देखें तो r 0 डाला, तो r 0 के लिए तो 10/2 तो 5 एकदम इंटीजर है, r को 3 डाला तो 7/2 तो 3 के लिए इंटीजर नहीं है, 6 डाला तो 4/2 तो इंटीजर है, 9 डाला तो 10 माइनस 9 1/2 तो इंटीजर नहीं, ठीक है। तो r की वैल्यू 0 और 6 के लिए मेरे पास ये इंटीजर आया। इसका मतलब है कि r की वैल्यू 0 से 10 तक में जो 11 वैल्यूज हो 11 टर्म्स होते हैं उसमें से r की वैल्यू 0, ठीक है, और r की वैल्यू 6, इन दो के लिए मेरे पास रैशनल वैल्यूज आएंगी। मतलब ये दोनों पार इंटीजर में हो जाएंगे तो पूरा टर्म रैशनल हो जाएगा, ठीक है। तो r0 मतलब t1 एंड r6 मतलब t7, r0 आने का मतलब टर्म t1 हो गया बेटा, ध्यान रखना, r0 डालने का मतलब t1 टर्म फर्स्ट टर्म और r6 डालने का मतलब 7th टर्म। तो फर्स्ट एंड 7th टर्म आर रैशनल, बाकी सब इरेशनल, रिमेनिंग इरेशनल। तो बेटा यहाँ पे अब अगर देखूं कि नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितने हैं, तो इरेशनल टर्म्स, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उसमें से रैशनल हटा दिया, तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितने हो जाएंगे, जितने भी टोटल टर्म्स हैं, टोटल टर्म्स माइनस इरेशनल टर्म, सॉरी रैशनल टर्म्स।
टोटल टर्म्स माइनस रैशनल टर्म्स। तो टोटल टर्म्स मेरे पास कितने होंगे? ठीक है, टोटल टर्म्स मेरे पास 11 और रैशनल टर्म्स कितने होंगे? तो रैशनल टर्म्स मेरे पास 2, तो दैट इज 9। तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स मेरे पास 9 हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इस तरीके से बेटा आपको चेक करना पड़ेगा कि रैशनल और इरेशनल टर्म्स हम कैसे, मतलब कितने रैशनल होंगे, कितने इरेशनल होंगे, कौन कौन से रैशनल होंगे, कौन कौन से इरेशनल होंगे, इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं। एक क्वेश्चन कर लो फटाफट इस पे। फाइंड सम ऑफ all rational terms in the expansion of three to the power 1 by 4 plus 4 to the power 1 by 3 4 to the power 12. Try this question, beta. Find sum of all rational terms in the expansion of this. ठीक है, तो अगर मुझे सारे रैशनल टर्म्स का चाहिए तो सबसे पहले तो इसका जनरल टर्म लिखूं, that is 12CR 3 to the power 12 minus R upon 4 into 4 to the power R upon 3, ये आ जाएगा, जहाँ पे R की वैल्यू बेटा 0 से लेकर 12 तक जा सकती है। हम R की वैल्यू 0 से लेकर 12 तक ले सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर इसे देखा जाए ध्यान से, तो अब भाई ये भी इंटीजर होना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए। तो इसका मतलब है R की वैल्यू सबसे पहले तो 0, 3 मल्टीपल ऑफ 3, 3 6 9 12, ये हो सकता है। अब इसके लिए, इसकी वजह से ये आया। अब इसके लिए देखें, आर की वैल्यू 0 डाली तो इंटीजर आया, तो बिल्कुल सही। आर की वैल्यू 3 डाली तो 9/4 इंटीजर नहीं आया, 3 नहीं लेंगे। 6 डाली तो 6/4 इंटीजर नहीं आया, नहीं लेंगे। 9 डाला तो 3/4 इंटीजर नहीं आया, नहीं लेंगे। 12 डाला तो 0 आया, तो 12 लेंगे। तो 0 एंड 12 यही दो वैल्यूज आएंगी आर की। तो मेरे पास रैशनल टर्म्स क्या गया हो गए, जब आर 0 है तब, और जब आर 12 है तो 12C0 आर 0 के लिए इंटू 3 टू द पावर, यहाँ पे 3 और 4 का पावर 0 प्लस, अब आर की वैल्यू 12, तो 12C12 3 का पावर, यहाँ पे ये 12 माइनस 3 अपॉन 4, ठीक है, मतलब 12 माइनस 12 सॉरी, तो 3 टू द पावर 0 हो गया, और 4 का पावर मेरे पास 12/3, तो दैट इज 4 हो गया। तो 4 का पावर 4 आ गया। तो इन दोनों को सम कर दो, ऐड कर दोगे तो देख लोगे आंसर 283 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, I+F फॉर्म या RF फॉर्म के क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं बेटा। अब ये है क्या I+F, ये सब है क्या? एक्चुअली ऐसे समझो थोड़ा सा कि मेरे पास ना, जैसे अगर √A प्लस B होल टू द पावर n, ऐसा कुछ गिवन है। ठीक है, √A प्लस B होल टू द पावर n गिवन है। तो मैं अगर इसे गौर से देखूं तो √A बेटा कुछ रूट में, जैसे √2 आ गया, +3 आ गया, या कुछ भी 5√5 आ गया, इस तरीके से कुछ भी आ रहा है। तो ये जो टर्म है, जब आप एक्सपैंड करोगे और वैल्यू निकालोगे,
ठीक है, तो फाइनली n का भी कुछ वैल्यू दिया होगा, b का वैल्यू दिया होगा, तो एक्सपैंड करके जब वैल्यू निकालोगे तो उसका कुछ इंटीग्रल पार्ट होगा, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट होगा। यहाँ पे दिस डिनोट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट नंबर, this denotes the fractional part of that number. जैसे मैं अगर बात करूं कि √3 + 2 होल टू द पावर 15, अगर मैं ऐसी बात करूं, मान लो, ठीक है, तो √3 + 2 होल टू द पावर 15 की अगर ये बात की जाए तो इसको कुछ एक्सपैंड करके कुछ वैल्यू, मान लो कुछ भी वैल्यू आ रही है मेरी, ठीक है, तो मान लेते हैं, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ बेटा, जस्ट मुझे नहीं पता, मैं एकदम आसपास भी नहीं जा रही हूँ, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लो कि कुछ ऐसा 234.629 ऐसे कुछ बना, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए। तो ये जो पोर्शन है वो मेरा आई है, और ये जो पोर्शन डेसिमल के बाद आ रहा है वो एफ है, ठीक है। तो मैं इस नंबर को आई प्लस एफ के फॉर्म में एक्सप्रेस करके लिख सकती हूँ। तो जस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल कि क्या है इंटीग्रल पार्ट, मतलब जो इंटीजर आ रहा है, एफ फ्रैक्शनल पार्ट मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है उसका, ठीक है। तो ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया कि क्या आई है और क्या एफ है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरे पास ये दिया गया है बेटा, ठीक है, तो इस टाइप के यहाँ पे ऑब्वियसली एफ की वैल्यू मेरे पास 0 से 1 के बीच में होगी, ठीक है, एंड √a-b का पावर n, ये मान लिया कि 0 से 1 के बीच में आना चाहिए। √a-b टू द पावर n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आना चाहिए, ठीक है, एंड n इज ऑड, एंड n इज ऑड, ठीक है, देन I plus f into f is actually a minus b square whole to the power n, ये है। क्या कहा मैंने कि √a plus b whole to the power n कुछ एक नंबर है विच इज ऑफ द फॉर्म i plus f, जहाँ पे f की वैल्यू 0 से 1, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट है उसका। और देखो √a minus b, जो मैंने बस प्लस b लिया, यहाँ माइनस कर दिया, तो ये वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है, अगर है 0 से 1 के बीच में, और n ऑड है, मतलब ये जो पार है ऑड है, तो i plus f दैट मीन्स ये टर्म इनटू f, फ्रैक्शनल पार्ट तो मुझे पता ही नहीं, वो a माइनस बी स्क्वायर होल टू द पावर n होगा, ठीक है। मैंने ये कहा आपसे, अभी आता कैसे है क्या नहीं है, ये थोड़ा सा आपको बताती हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें क्या करना होता है, प्रूफ। देखो ध्यान से बेटा, √a plus b होल टू द पावर n, ये i plus f इस फॉर्म में है, जहां पे f की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, ठीक है। √a plus b होल टू द पावर n इज इक्वल टू एक्चुअली i plus f, जहां पे f की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है और i इंटीजर है, i बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूं ध्यान से कि भाई मेरे पास √a माइनस बी होल टू द पावर n भी 0 से 1 के बीच में है, तो ये जो √a माइनस बी होल टू द पावर n है ना, इसको एक नया नाम देती हूँ मैं f1, इसको मैंने एक नाम दिया f1, तो f1 मेरा 0 से 1 के बीच में है, ये गिवन है, ठीक।
तो अब देखो क्या होता है बेटा, रूट ए प्लस बी होल टू द पावर n माइनस रूट ए माइनस बी होल टू द पावर n। मैं अगर ये करूं, मतलब मैंने क्या किया, i प्लस एफ माइनस f1 किया मैंने, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ अभी दिखाऊंगी आपको, सब समझाऊंगी, बट मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। अभी सब्ट्रैक्ट करने से फायदा क्या होगा, ध्यान से देखो, इसको एक्सपैंड करो जरा। तो रूट ए प्लस बी, सॉरी एक्सपेंशन लिख रही हूँ, तो एन सी नॉट रूट ए टू द पावर एन ऑड है ये ध्यान रखना, प्लस एन सी वन रूट ए टू द पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू रूट ए टू द पावर n माइनस टू इंटू बी स्क्वायर डॉट डॉट टिल एन सी एन बी टू द पावर n, ठीक है, माइनस, अब इसको देखें तो एन सी नॉट रूट ए टू द पावर n माइनस एन सी वन रूट ए टू द पावर n माइनस वन इंटू बी, ठीक है, प्लस एन सी टू रूट ए टू द पावर n माइनस टू इंटू बी स्क्वायर एंड सो ऑन। अब अगर गौर से देखो तो बेटा ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये और ये बचेगा, ठीक है, अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये बचेगा, तो 2 इंटू एन सी वन रूट ए टू द पावर n माइनस वन इंटू बी ये बचा, फिर एन सी थ्री रूट ए टू द पावर n माइनस थ्री इंटू बी क्यूब ये बचा, ऐसे करके ये सारे टर्म्स बचेंगे, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। तो लोअर सफिक्स मेरे पास ऑड आ गया, तो ये चीज आ गई, ठीक है। तो अब अगर मैं इसे गौर से देखती हूं, बेटा ये एन ऑड था, एन ऑड था, तो ऑड माइनस वन इवन हो गया, रूट में था, तो ये तो रैशनल हो गया ना, इनफैक्ट ये मेरे पास इंटीजर का कुछ फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और हमें ये ध्यान रखनी है बेटा, कि मेरे पास ये जो ए और बी है ना, ये जो ए और बी की वैल्यूज हैं, ठीक है, ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये इंटीजर आ जाएगा, ये भी इंटीजर आएगा, क्यों, क्योंकि ये ऑड माइनस थ्री, तो इवन पार हो गया, तो ये रैशनल हो गया, तो ये भी मेरे पास इंटीजर, आगे भी सब इंटीजर होते जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेरे पास इंटीजर होती जाएंगी, तो ये एक इवन इंटीजर आ गया, ये एक इवन इंटीजर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब i प्लस एफ माइनस एफ वन इवन इंटीजर आया। अब अगर मैं देखूं कि f माइनस एफ वन क्या है, इवन इंटीजर माइनस आई, f माइनस एफ वन क्या है, इवन इंटीजर माइनस आई, ठीक, ये हो गया। तो f माइनस एफ वन भी तो इंटीजर होगा, क्योंकि एक इवन इंटीजर माइनस आई, तो ये भी तो एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है, तो ये एक इंटीजर आ गया बेटा। तो f माइनस एफ वन इज एक्चुअली इवन इंटीजर माइनस आई। तो अब गौर से एक चीज देखो, इसके बाद तो ये पता चल गया हमें कि f माइनस एफ वन एक इंटीजर आएगा, क्यों, क्योंकि इवन इंटीजर माइनस इंटीजर है। तो अब अगर मैं देखूं बेटा f की वैल्यू 0 से 1, f1 0 से 1, तो f मेरा 0 से 1 माइनस एफ वन माइनस वन से माइनस एफ वन से 0, तो अगर इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो माइनस वन लेस देन एफ माइनस एफ वन लेस देन वन, माइनस वन लेस देन एफ माइनस एफ वन लेस देन वन, ये आ जाएगा, ठीक है।
तो -1 लेस देन f माइनस f1 लेस देन 1 अगर इसकी बात हम करते हैं, और f माइनस f1 इंटीजर है, मुझे ये पता है कि f माइनस f1 इज एन इंटीजर, आई नो दिस। और ये भी पता कि f माइनस f1 -1 से 1 के बीच में है। तो अगर f माइनस f1 -1 से 1 के बीच में है तो f माइनस f1 को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर होना चाहिए और -1 से 1 के बीच का होना चाहिए। तो एक ही लौता इंटीजर होता है कि f माइनस f1 0 ही होगा, तभी ये पॉसिबल है। इसका मतलब क्या आया कि f इज इक्वल्स टू f1। फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट, f इज इक्वल टू f1। बस मेरा काम हो गया बेटा। ये जो f मुझे क्या प्रूव करना था, i प्लस एफ इंटू एफ, ठीक है। तो इनडायरेक्टली अब f इज इक्वल टू f1 आ गया। तो अब मैं क्या करूंगी, ये गौर से देखो, तो i प्लस एफ इंटू एफ इज एक्चुअली i प्लस एफ इंटू f1 एंड दिस इज इक्वल टू i प्लस एफ मेरे पास है रूट a प्लस बी होल टू द पावर n इंटू रूट a माइनस बी होल टू द पावर n। भाई f1 तो यही था ना, रूट a माइनस बी, और i प्लस एफ क्या था, रूट a प्लस बी। तो ये दोनों आ गए, पार दोनों का सेम है, तो रूट a प्लस बी इंटू रूट a माइनस बी होल टू द पावर n आ गया। दिस इज इक्वल टू a माइनस बी स्क्वायर होल टू द पावर n। तो ये आ गया a माइनस बी होल स्क्वायर होल टू द पावर n, ये आ जाएगा। तो अब जो प्रूफ करना था वो तो हमने प्रूफ कर दिया बेटा इस तरीके से। अब एक्चुअली क्वेश्चन क्या होता है, क्या किस टाइप के क्वेश्चंस इस पे आते हैं, क्या होता है, वो ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। इफ रूट a प्लस बी होल टू द पावर n इज इक्वल्स टू i प्लस एफ, where I is integer और n मेरा पॉजिटिव इंटीजर है ऑब्वियसली, and n is even, and f मेरा 0 से 1 के बीच में है, such that 0 is less than root a minus b less than 1, then I plus f into 1 minus f is equal to a minus b square to the power n। सब कुछ सेम, बस फर्क क्या, यहाँ पे n इवन हो गया और यहाँ पे f की जगह 1 माइनस एफ आ गया, बस यही फर्क है, बाकी सब सेम है। तो इसको भी जरा एकदम सेम पैटर्न, बस थोड़ा सा फर्क है बेटा, क्या है वो देखो। मेरे पास ये दिया हुआ है, दैट इज रूट a प्लस बी होल टू द पावर n, मेरे पास i प्लस एफ है, f की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ये सब मुझे पता है, ठीक है। और मैं फिर से वही काम करूंगी कि f1 लूंगी, दैट इज रूट a माइनस बी होल टू द पावर n। f1 मेरे पास क्या है, रूट a माइनस बी होल टू द पावर n, ठीक है। और f1 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में आई तो उसका पावर n तक रेज कर दोगे तब भी वो 0 से 1 के बीच में रहेगा, क्योंकि n पॉजिटिव इंटीजर है। भाई मान लो जैसे ये वैल्यू हाफ है, तो हाफ का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 100 कर दो, वो जब तब भी 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। तो f1 मैंने फिर से वही ये मान लिया, और i प्लस एफ मुझे पता है कि रूट a प्लस बी है होल टू द पावर n, ठीक है, जहाँ पे f की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ठीक है।
अब देखो बेटा, अब मैं क्या करूंगी, ध्यान से देखना। अब i प्लस एफ प्लस F1 किया मैंने, इसके पहले वाले में मैंने सब्ट्रैक्ट किया था, इस वाले में मैं ऐड कर रही हूँ, फर्क समझो। इसके पहले में मैंने सब्ट्रैक्ट किया था, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। तो अगर ऐड कर रही हूँ बेटा तो क्या बनेगा, गौर से देखना। रूट ए प्लस बी होल टू द पावर n प्लस रूट ए माइनस बी होल टू द पावर n। और रिमेंबर यहाँ पे n क्या है, इवन इंटीजर है। रिमेंबर व्हाट इज n, n इज इवन इंटीजर। ठीक है, तो आएगा क्या यहाँ पे, देखो, इक्वल टू, एक्सपैंड किया तो वही सारे टर्म्स, एन सी नॉट रूट ए टू द पावर n प्लस एन सी वन रूट ए टू द पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू इंटू रूट ए टू द पावर n माइनस टू इंटू बी स्क्वायर डॉट 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 प्लस एन सी नॉट रूट ए टू द पावर n प्लस एन सी वन रूट ए टू द पावर n माइनस वन, आई एम सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, इंटू बी, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे। तो अब देखो ये वाले टर्म कैंसिल होने लगे, तो बचेगा क्या, 2 टाइम्स एन सी नॉट रूट ए टू द पावर n प्लस एन सी टू रूट ए टू द पावर n माइनस टू इंटू बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। अब अगर इसे गौर से देखा जाए, n इवन है, n इवन है, तो मेरे पास ये पूरा इंटीजर हो जाएगा। ए और बी इंटीजर्स हैं बेटा, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, ये चीज तो गिवन है, ए और बी आर इंटीजर्स। ठीक है, तो ये n माइनस टू इवन है, तो इवन माइनस टू तो इवन ही रहेगा, तो इवन पार तो भी ये इंटीजर हो गया। फिर आगे भी इंटीजर एंड सो ऑन, सारा इंटीजर हो जाएगा 2 टाइम्स, तो दिस इज एक्चुअली इवन इंटीजर। आपको शायद अब समझ में आ रहा होगा, बहुत ध्यान से समझो। मेरा टारगेट दोनों क्वेश्चन में यही था कि मेरा हमेशा जो इरेशनल टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएं, ताकि ये इंटीजर बने तो मैं उसे इवन इंटीजर के फॉर्म में लिख पाऊं। इसके पहले वाले में क्योंकि पार ऑड था, तो मेरा सब्ट्रैक्ट करके सारे इरेशनल टर्म्स कैंसिल हो रहे थे। यहाँ पे क्योंकि पावर इवन है, इसीलिए ऐड करके सारे इरेशनल टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। तो मैं सब्ट्रैक्ट करूं या ऐड करूं, दैट डिपेंड्स ऑन कि मेरे इरेशनल टर्म्स कैंसिल होने चाहिए। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन कि मेरे इरेशनल टर्म्स कैंसिल होने चाहिए बेटा। ठीक है, तो बस अब इसमें क्या है, i प्लस एफ प्लस F1, ये इवन इंटीजर है। आई नो दिस दैट i प्लस एफ प्लस F1 मेरा इवन इंटीजर है, तो दिस इंप्लाइज f प्लस F1 इज एन इंटीजर। क्यों, क्योंकि इवन इंटीजर माइनस आई हो जाएगा, तो इवन इंटीजर माइनस आई, तो f प्लस F1 इज एन इंटीजर, ये मुझे पता चल गया। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अब अगला स्टेप कि f प्लस F1 मेरे पास इंटीजर आ चुका है, एंड f मेरे पास 0 से 1 के बीच में है, और F1 भी 0 से 1 के बीच में है। तो f प्लस F1 की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है। अब f प्लस F1 इंटीजर है और 0 से 2 के बीच में है, तो इन दैट केस f प्लस F1 की वैल्यू 0 से 2 के बीच में और इंटीजर भी, तो इकलौती वैल्यू हो सकती है, दैट इज 1। तो इससे मेरे पास आ गया कि F1 की वैल्यू 1 माइनस f हो जाएगी। F1 इज इक्वल टू 1 माइनस f। ठीक है, तो अगर F1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस f, बेटा बस अब क्या करना, अब जो दिया था उसको देखते हैं। तो i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ था ना, यही तो था। तो i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ मतलब F1 हो गया, और i प्लस एफ क्या था, रूट ए प्लस बी टू द पावर n, और F1 क्या था, रूट ए माइनस बी होल टू द पावर n। तो ये आ गया a माइनस बी स्क्वायर होल टू द पावर
n, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर लिया इसको भी। तो फर्क क्या था, प्लीज अब इन दोनों क्वेश्चंस में फर्क समझो। बेटा मेरे पास मेरा टारगेट होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में कि मेरा इरेशनल टर्म कैंसिल हो जाए। इरेशनल टर्म कैंसिल करने के लिए या तो मुझे उसे ऐड करना पड़ता है या तो मुझे उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, दैट इज आई प्लस एफ माइनस एफ वन करना पड़ता है या आई प्लस एफ प्लस एफ वन करना पड़ता है। ठीक है, अब जब भी आप i प्लस एफ माइनस एफ वन करोगे, जब भी माइनस करोगे तो हमेशा ये रिजल्ट मिलेगा, हमेशा ऑलवेज आपको ये रिजल्ट मिलेगा कि f इज इक्वल टू एफ वन। और अगर आपने ऐड किया है, अगर आपने ऐड किया है तो हमेशा आपको रिजल्ट मिलेगा ये वाला, दैट इज एफ प्लस एफ वन इक्वल्स टू वन। ये फिक्स है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ यही दो आते हैं और इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, और सिर्फ इसी दो टाइप पे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो या तो आपका f इक्वल टू एफ वन आएगा या तो आपका f प्लस एफ वन इक्वल टू वन आएगा। अच्छा, अब वो डिपेंड करता है कि f इक्वल टू एफ वन या f प्लस एफ वन कौन सा यूज करना है आपको। वो तो डिपेंड करता है बेटा कि आपने ऐड करके रैशनल टर्म्स कैंसिल किए हैं या सब्ट्रैक्ट करके रैशनल टर्म्स कैंसिल किए हैं। तो उससे डिसाइड होता है कि आपको एफ प्लस एफ वन वाला लेना है या एफ माइनस एफ वन वाला लेना है। और वो ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना, वो कैसे डिसाइड होता है? वो ऐसे डिसाइड होता है कि मेरे पास एफ प्लस एफ वन की वैल्यू, मतलब जो मेरे पास पूरा आई प्लस एफ वन करने से या फिर आई प्लस एफ माइनस एफ वन करने से मेरे पास सिर्फ सारे इरेशनल टर्म्स कैंसिल होने चाहिए, बस ये मेरा टारगेट होता है। ठीक है बेटा, ये दो क्वेश्चंस हैं, ये दो क्वेश्चंस बेसिकली जो अभी आपको कराया उसी पे बेस्ड है, तो हम लोग इसको अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था कि आई प्लस एफ इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 होल टू द पावर n। अच्छा, अब आई प्लस एफ है, यहाँ पे f की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, i इंटीजर है, ये सारी चीजें, n भी इंटीजर है, ये सब पता है। तो सबसे पहले मैं एक f1 ढूंढती हूँ सच दैट कि जो उनका डिफरेंस लेने पे पावर n आता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करे। या मैं ये देखूं कि 2 प्लस रूट 3 है ना, तो 2 माइनस रूट 3 अगर करती हूँ तो 2 माइनस, क्योंकि कॉन्जुगेट लेना, जैसे याद होगा रूट ए प्लस बी था उसमें, तो हम रूट ए माइनस बी लेते थे, तो वैसे रूट ए माइनस बी अगर मैं लेती हूँ तो यहाँ पे जैसे 2 माइनस रूट 3 है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना बेटा, कुछ लोग ये सोचेंगे कि 2 माइनस रूट 3 या रूट 3 माइनस 2 दोनों तो ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, बट आपको इसमें एक कंडीशन देखनी पड़ेगी। कंडीशन क्या है कि वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये वाला 2 माइनस रूट थ्री 1.732 होता है, तो ये तो 0 से 1 के बीच में है, ये नहीं है, ये नेगेटिव है। तो मैं अगर f1 की बात करती हूँ तो मैं ये वाला लूंगी, ये नहीं लूंगी, रूट 3 माइनस 2 वाला नहीं लूंगी, 2 माइनस रूट 3 लूंगी। तो 2 माइनस रूट 3 का पावर n, ये आ गया f1। अब क्योंकि मेरे पास 2 माइनस रूट 3 0 से 1 के बीच में है, तो उसका पावर n भी 0 से 1 के बीच में आएगा, तो f1 भी 0 से 1 के बीच में हो गया। अब अगला ये देखना पड़ता है बेटा मुझे कि मैं i प्लस एफ वन करूँ या i प्लस एफ माइनस एफ वन करूँ, ताकि इररेशनल टर्म्स कैंसिल हो जाए। n के बारे में मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है, n के बारे में मुझे कुछ भी नहीं दिया हुआ कि n कैसा है, क्या है। ठीक है, तो अब अगर इसे देखा जाए तो भाई i प्लस एफ वन, अगर मैं इसे देखती हूँ, अगर ऐड करूंगी बेटा तो 2 प्लस रूट 3 होल टू द पावर n प्लस 2 माइनस रूट 3 होल टू द पावर n, ये बना। तो देखा यहाँ पे मैंने एन सी नॉट 2 टू द पावर n प्लस एन सी वन 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस एन सी 2 2 टू द पावर n माइनस 2 इंटू रूट 3 का स्क्वायर
एंड सो ऑन, ये आ गया, प्लस nc नॉट 2 to the power n माइनस nc1 2 to the power n minus 1 into √3 plus nc2 into 2 to the power n minus 2 into √3 का स्क्वायर। ठीक है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस आता गया। अब ये देखो, ये और ये कैंसिल, फिर अगला कैंसिल एंड सो ऑन, ऐसे कैंसिल होता जाएगा। तो 2 into nc नॉट 2 to the power n प्लस nc2 into 2 to the power n minus 2 into 3 एंड सो ऑन। तो देखो ये पावर मेरे पास 2 4 ऐसे आता जाएगा, वही बचेगा। तो ऐड करने से मेरे सारे इरेशनल टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं बेटा, इसलिए हमने ऐड कर दिया। तो आपको बस टारगेट ये है, ये देखना होता है बेटा कि ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से किससे मेरे इरेशनल टर्म्स कैंसिल होंगे, ये देखना होता है। तो ये कैंसिल हो गया, तो बेटा ये अब इवन इंटीजर हो गया, फिर वही पूरा प्रोसेस वही। तो i प्लस f1 मेरे पास इवन इंटीजर आ गया, so this implies f plus f1 is actually even integer minus I, तो that is actually integer, तो f plus f1 integer हो गया। तो इन दोनों को ऐड किया तो वही बात बेटा, f plus f1 मेरा 0 से 2 के बीच में आ गया, so this implies f plus f1 की वैल्यू 1 आ गई। तो f प्लस एफ वन 1 आ गया बेटा, तो यहाँ पे अगर 1 है f प्लस f1, तो i प्लस 1 इज इवन इंटीजर, i प्लस 1 इज इवन इंटीजर, तो i क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इवन इंटीजर माइनस 1 एंड दैट इज ऑड इंटीजर। तो i की वैल्यू ऑड इंटीजर आ गई। आई होप ये क्लियर होगा। अच्छा, अब मेरे पास अगला पार्ट क्या प्रूव करना था कि i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो i प्लस एफ तो हो गया मेरे पास 2 प्लस √3 टू दी पावर n, और 1 माइनस एफ, 1 माइनस एफ, तो 1 माइनस एफ तो f1 है, और f1 क्या है, 2 माइनस √3 टू दी पावर n, तो 2 माइनस √3 टू दी पावर n। तो ये अब मल्टीप्लाई किया तो ये 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3, भाई ये क्या है एक्चुअली, ये √3 इंटू 2 माइनस √3 होल टू दी पावर n, ऐसे लिखा जा सकता है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 4 माइनस 3, तो दैट इज 1 टू दी पावर n, तो 1 आ गया। तो इस तरीके से मेरे पास प्रूफ भी हो गया कि ऑड इंटीजर है और वैल्यू 1, और प्रोसेस एकदम सेम था, कोई अलग नहीं था।